हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, एक बार फिर से आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी आज से क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि शाम को सुपर टेट और सी टेट की क्लासेस चलती थी। तो उसी सीरीज में आज हम लोग क्लास लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए सी टेट की महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे सी टेट के पेडोगॉजी के यानी कि शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपकी पेडोगॉजी की क्लास नंबर 11 है। इसके पहले आपकी इसकी 10 क्लासेस और आ चुकी हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के 1000 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो ये 1000 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए, केबीएस के लिए मुख्य रूप से चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग साथ में ही अगर सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित मानिए इस बार आप लोगों का सीटेट 100% निकल जाएगा। आज की क्लास में आपको मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी को देखिएगा, कम से कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो इनमें से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विधि नहीं है? के अलावा लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब जो विधि नहीं है वो आपको बताना है। ये आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों को स्पष्ट करना या फिर समस्या समाधान। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, हमेशा आपको जब भी पर्यावरण अध्ययन की बात आएगी कभी भी व्याख्या पर बल नहीं देना है। तो इसका आपका 3rd नंबर ऑप्शन दिया गया, व्याख्यानों को स्पष्ट करना। ये आपका पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि पर्यावरण अध्ययन सहयोग से, निर्देशित खोज यानी कि अन्वेषण विधि से, और समस्या समाधान के माध्यम से पढ़ाया जाने वाला विषय है। इसका आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए, वायु हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। वायु हर जगह है, ये आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो इससे संबंधित आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए क्या दिया गया है कि क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, या फिर क्या हमारी हड्डियों में वायु है। अब क्वेश्चन दिया गया, शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत कि वायु हर जगह होती है। तो इससे आपके किस प्रकार के कौशल को विकसित किया जा रहा है, अच्छे से समझिए और बताइए। वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या फिर अवलोकन कौशल। तो आपसे इन सब के बारे में पूछा जा रहा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो जब इन सब की बात हो रही तो जाहिर तौर पर आप कुछ सोचने पर मजबूर होंगे, सोचेंगे। तो ये आपका चिंतन कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। इसका आपका 2nd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 2nd नंबर क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया गया, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो खाद्य श्रृंखला टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो इनमें बच्चों की भागीदारिता बढ़े, इसके लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी रहेगा। विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, या फिर जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, या फिर विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, जो सबसे प्रभावी तरीका होगा। हालांकि हम सभी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रभावी तरीका होगा कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका आपका 3rd नंबर ऑप्शन है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ये सबसे सूटेबल हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसमें बालक खुद स्वयं से किसी कार्य को करके सीखेंगे। ये सबसे प्रभावी तरीका माना जाएगा। अगला 4th नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार का है। देखिए, मेन आपकी प्रॉब्लम यही रहती है सीटेट में कि क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। तो क्वेश्चन बड़ा आता, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को ज़्यादा समय देना आंसर की अपेक्षा, तो आप लोग आसानी से उसका आंसर ढूंढ लेंगे। अगला 4th नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। ये किसके अंतर्गत आएगा। स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करेगा, या फिर बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, या फिर इसके बाद उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। इसके बाद पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। 4th नंबर क्वेश्चन है, और इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने कल्पना।
तो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किस प्रकार से मदद दे सकता है, ये आप लोगों को बताना है। आपने क्वेश्चंस ऑप्शंस देख लिए होंगे, 4th नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला दिया गया, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो यही वाला ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल्दी से प्रत्येक क्वेश्चन को समझते रहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग करना खाली स्थान में सहायता प्रदान करता है। तो कविताओं और कहानियों का प्रयोग किया जाता है पर्यावरण अध्ययन में। तो इस प्रकार की ये का प्रयोग कैसी संकल्पनाओं को, कैसी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। स्थानीय और वैश्विक, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, 5 नंबर क्वेश्चन है और इसका भी आपका 2nd नंबर ऑप्शन जो दिया गया है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। टोली शिक्षण यानी कि समूह शिक्षा, ग्रुप एजुकेशन जो होती है ये किस प्रकार से मदद करती है। कक्षा को एक शिक्षक पढ़ाता है। कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है। बाहर के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाता है या फिर अनुदेशन पूर्व नियोजित एवं व्यवस्थित नहीं होता है। तो टोली शिक्षण जो होता है वो किस प्रकार से मदद करता है या कोई अन्य कारण है, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आपका 2nd नंबर ऑप्शन हमने बताया, ग्रुप एजुकेशन। कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व को बढ़ावा देता है यानी कि आपको आपस में मदद का, आपस में एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ कार्य करना है, सब कुछ बालक समझ सकता है टोली शिक्षण के अंतर्गत। टोली का मतलब होता है ग्रुप, शिक्षण मतलब एजुकेशन। 6 नंबर क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसके अलावा जो पिछली 10 क्लासेज आपकी पेडागोजी की हो चुकी हैं सभी का पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक नीचे दिया गया, तुरंत जाइए पूरी प्लेलिस्ट से पुरानी सभी क्लासेस को देखकर अपनी पूरी 100% तैयारी यहाँ से करते रहिए। पूरी सटीक तैयारी आपकी कराई जा रही है। तो अगला क्वेश्चन है, विज्ञान मेला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जा सकता है किसको? विज्ञान संबंधी फिल्मों को, चित्र एवं मॉडल को, वैज्ञानिक सूचनाओं एवं संग्रहित वस्तुओं के समूह को या नमूनों को। तो 7 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, विज्ञान प्रदर्शनी है आपकी, साइंस का एग्जीबिशन लगा हुआ है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, विज्ञान संबंधी फिल्मों को भी दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो चित्र और मॉडल का भी प्रयोग कर सकते हैं और वैज्ञानिक सूचनाओं और जो उससे संबंधित वस्तुओं के नमूने हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग दिखा सकते हैं। तो इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन दिया गया, ये सभी, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन की ओर। बालक को कम से कम बताने तथा उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना किस विधि का एक प्रमुख महत्व होता है। तो कम से कम बताना यानी कि हम अपनी तरफ से उनको नहीं बता रहे हैं और खुद से खोज करना, खुद से उनको समझने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए प्रेरित करना, ये किस प्रकार की विधि के अंतर्गत आता है? प्रयोगशाला, आकलन, खोज या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 हमने आपको पढ़ाया था अन्वेषण विधि, बहुत बार बता चुके हैं अन्वेषण विधि, या फिर अन्वेषण विधि को हम लोग ह्यूरिस्टिक बोलते हैं या फिर खोज विधि। इसका आपका 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बालक स्वयं से किसी चीज़ को खोजता है, आंसर को पहचानता है, तो वो जाहिर तौर पर आपका खोज विधि के अंतर्गत ही आएगा। इसका आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्वेषण विधि, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अन्वेषण को ही खोज के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो इनमें से क्या ऐसा है जो कि अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत उसका हिस्सा नहीं हो सकता है? जल्दी से बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका कौन सा ऑप्शन है? तथ्यों का श्रुतलेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन या फिर योजना। तो 9 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया, तथ्यों का श्रुतलेख, ये इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता, यानी कि हम किसी तथ्य को सुनकर उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये आपके पर्यावरण के अंतर्गत कभी भी नहीं बताया जाता है, बल्कि स्वयं से उसको करके जब तक ना देख लिया जाए, जब तक खुद से उसकी खोज ना की जाए या प्रत्यक्ष रूप से जब उसका भ्रमण ना कर लिया जाए, तब तक हम पर्यावरण के अंतर्गत उस चीज़ को प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते हैं, सिर्फ किसी की बातों में आकर के। तो इसका आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए, संसाधन प्रकरण पर
पाठ योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होना चाहिए, यानी कि संसाधन टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इसके लिए जो सबसे पहला आपका सोपान होना चाहिए, यानी कि पहली लेवल जो होनी चाहिए वो क्या चीज़ होनी चाहिए, कहाँ से आप किस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। लेसन प्लान के अंतर्गत शिक्षण सामग्रियों का चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रकरण को कई बार पढ़ना या फिर प्रस्तावना से जुड़े हुए सवाल तैयार करना। तो दोस्तों देखिए, आपको प्रकरण ना दिया जाए, सीधे क्वेश्चन दे दिया जाए पाठ्य योजना में पहला सोपान आपका क्या होगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वही आंसर आपको देना है। सीधे सीधे आप लोग समझ गए होंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला जो आपका सवाल होता है वो आपको उद्देश्य निर्धारित करना, फिर हम लोग प्रस्तावना से जुड़े शब्दों को ढूंढते हैं, सवालों को ढूंढते हैं। लेकिन जब तक आप उद्देश्य नहीं निर्धारित करेंगे किसी टॉपिक को लेकर कि इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तब तक आपकी पाठ्य योजना कोई कारण नहीं रहेगा उसको बनाने का। इसलिए इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी आप कार्य करते हैं सबसे पहले उसका कारण क्या होता है, उद्देश्य ढूंढना, यानी कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है। जब हमको रीजन पता होगा तभी हम उसको लेकर आगे सफल हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका सूक्ष्म शिक्षण है। विद्यार्थियों के सूक्ष्म व्यवहारों का अवलोकन करते हुए पढ़ना, शिक्षण अभ्यास आयोजित करना, विद्यालय में विद्यार्थियों की नित्यचर्या का सूक्ष्म प्रबंधन करना या फिर छोटे समूहों में विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो दोस्तों माइक्रो टीचिंग जो होती है वो क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण यही होता है दोस्तों, माइक्रो टीचिंग। 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका पहला ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थियों के सूक्ष्म व्यवहारों का अवलोकन करते हुए उनको पढ़ाना। कम से कम समय में उनके व्यवहारों का अवलोकन करते हुए जब शिक्षण कार्य किया जाता है, ये आपका माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आ जाता है। पहला ऑप्शन आपका 11 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, पूरे आपके 15 क्वेश्चन है, सीटेट पेडोलॉजी की क्लास है, अच्छे से देखते रहिए। इसके अलावा डेली आपके लिए सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लगातार ला रहे हैं, पुरानी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन क्लासेस को आगामी सभी भर्तियों के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए आप लोग जरूर देखते रहिए। कम से कम समय में आपके सभी क्वेश्चंस उसके अंतर्गत कवर किए जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है और कौन सा आपका ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए संज्ञानात्मक पाठ, कौशल पाठ, निगमनात्मक पाठ या फिर आगमनात्मक पाठ। तो हमने आपको बताया था नियम से उदाहरण की ओर, सीधे सीधे आपको दिया गया पहले नियम स्पष्ट करना है फिर उदाहरण। हमने आपको बताया था नियम से उदाहरण की ओर कहीं पर भी आपको दिया हो हमेशा आपको कौन सा ऑप्शन लेना, निगमन विधि, नी से निगमन, नी से नियम, यही वाला सीधे सीधे आंख बंद करके आपको याद रखना है रूल। निगमनात्मक विधि आपकी इसके अंतर्गत आ जाती है। आगमन इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जब आपको एग्जाम्पल से रूल की ओर ले जाया जाएगा तो आगमन से, तो ये आपका आगमन विधि होती है। और जब भी आपको नियम से उदाहरण दिया हो तो वो आपकी निगमन विधि के अंतर्गत आ जाता है। इसमें नियम से उदाहरण दिया गया इसलिए आपका 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, जिस विधि में छात्र एवं अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। तो जिस विधि में छात्र और अध्यापक जो होते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं, वह विधि कौन सी विधि कहलाती है। प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, निगमन विधि या फिर प्रयोजन विधि, जल्दी से बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, विचार विमर्श विधि। हमने आपको सीधे सीधे बता दिया, विचारों को व्यक्त करना, अपने क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये आपकी सीधे सीधे विचार विमर्श विधि के अंतर्गत आ जाएगी। जब हम किसी पाठ को डिस्कस करते हैं उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे और शिक्षक उनका आंसर देते हैं, तो वो आपकी प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आती है। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जिस शिक्षण विधि में विशेष तथ्यों और घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कोई तथ्य आपको दे दिया गया, कोई घटना दे दी गई, उस पर आधारित उसका आपको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, उसके बाद आप उसके तथ्य पर पहुंचकर कोई सिद्धांत को निर्माण करते हैं, कोई प्रिंसिपल बनाते हैं, कोई रूल बनाते हैं, तो यह किस विधि के अंतर्गत आएगा। निगमन विधि, आगमन विधि, परियोजना विधि या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो अभी हमने आपको क्या बताया था, उदाहरण से नियम, यानी कि तथ्य आपको दिया गया, उदाहरण आपको दिया गया, इससे आप सीधे सीधे नियम पर पहुंच रहे हैं, तो ये आपकी आगमन विधि कहलाएगी। इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का आपका क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनता है कि आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक कौन हैं। अधिक से अधिक संख्या में आपके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आने चाहिए। इसी प्रकार से क्लासेस से जुड़े रहिए। डेली आपके लिए सुबह की क्लास तो जरूर आती ही है, लेकिन शाम की क्लास आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दे रहे थे, इस वजह से क्लासेस नहीं आ रही थी। जैसे ही आप लोग ध्यान देना प्रारंभ कर देंगे, लगातार आपकी 3 क्लासेस कर दी जाएंगी। एक क्लास सुबह करंट अफेयर, दूसरी सुपर टेट, तीसरी सी टेट, तीनों क्लासेस आपकी प्रॉपर वे में आना प्रारंभ हो जाएंगी। आप लोग अधिक से अधिक क्लासेस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। अगला आपका 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है। यह शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। सीटेट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। या फिर इस विधि में बालक उदाहरण का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। इससे उनका मानसिक स्तर सरलतापूर्ण हो जाता है। तो आपको बताना क्या क्या इसका लाभ नहीं है, वो आपको बताना है। सीधे सीधे आप लोग समझ गए होंगे। पहली, तीसरी और चौथी ये इसकी विशेषताएं दी गई आगमन विधि की, लेकिन सेकंड नंबर ऑप्शन जो दिया गया ये इसका लाभ नहीं है, क्योंकि इस विधि में सीखने में शक्ति और समय अधिक लगता है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को, प्रिंसिपल को निकालेंगे, कोई फॉर्मूला बनाएंगे, तो उसमें जाहिर तौर पर अधिक समय आपको लगेगा। बाकी यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही बात है। सीखने वाला जो होता है इससे प्रभावशाली होता है, यानी कि इफेक्टिव रहता है। आप लोग जो चीज़ एक बार सीख लेते हैं वो आपके दिमाग में बस जाती है और उससे मानसिक स्तर का भी बालक का विकास होता है। तो ये आगमन विधि की 3 विशेषताएं, सेकंड नंबर ऑप्शन अलग दिया गया, जो कि इसका लाभ नहीं है। 15 क्वेश्चन आपके आज के कंप्लीट हो गए, जो कि आपके सभी क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आने वाले पेडोगॉजी से संबंधित हैं। सभी पेडोगॉजी के 1000 क्वेश्चंस की क्लास आपकी डेली लेकर आ रहे हैं। पुरानी 11-10 क्लासेस को जरूर देखेगा और क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों नीचे लगे लाइक के बटन को प्रेस करके जल्दी से लाइक करिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और पूरी अपनी सटीक तैयारी में लगे रहिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, पुरानी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।